दोस्तों स्वागत है आप सभी का हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों चंद्रयान 3 इंडिया का लूनर मिशन है जिसको लॉन्च कर दिया गया है 15 जुलाई को। इसका एम ये है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा कहाँ पे, मून के साउथ पोल में। दोस्तों मून का साउथ पोल ऐसा हिस्सा है जो कि पृथ्वी को दिखाई नहीं देता। अर्थ क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, इसके अराउंड मून एज ए नेचुरल सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, जो नॉर्थ साइड वाला जो ये वाला हिस्सा है जो अर्थ को विजिबल है, उसको हमने नॉर्थ पोल का नाम दिया है। और जो इधर वाला हिस्सा है जो कि प्रॉपर शेडो में रहता है, उसको हम लोग ने साउथ पोल का नाम दिया है। तो दोस्तों ये जो साउथ पोल है, यहाँ के टेरेन बहुत ही डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सनलाइट अभी तक पहुँची नहीं है और इसका टेम्परेचर -260 डिग्री के आसपास होता है। तो इस टाइप के रग्ड टेरेन में और इस टाइप की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इसरो ने ये सोचा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, चंद्रयान 3 एक सैटेलाइट भेजेंगे जो यहाँ पर लैंड करे। और अगर ऐसा सक्सेसफुली कर लेता है, ये जो अभी 15 तारीख को ये जो लॉन्च हुआ है, इसकी लैंडिंग करीब करीब अब 1 महीने के आसपास, 1 महीने के बाद हो जाएगी। तो 1 महीने के बाद हमें पता चलेगा कि इंडिया इसमें सक्सेसफुल है कि नहीं। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक्चुअली फेल होने के चांसेस हैं ही नहीं। लेकिन इन केस अगर ये इंडिया इस चीज़ को कर देता है तो वो दुनिया का सबसे पहला देश ऐसा बन जाएगा, वर्ल्ड का पहला मिशन, सक्सेसफुल मिशन ऐसा होगा जिसने अपने सैटेलाइट को मून के साउथ पोल में लैंड करवा देगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन जो है वो फॉलो अप है किसका, चंद्रयान 2 मिशन का। और चंद्रयान 2 मिशन का भी एम क्या था कि ये जो साउथ पोल है यहाँ से डेटा कलेक्ट करना। एक्चुअली चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रयान 2 मिशन का ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के जानने से पहले हम ये जानते हैं चंद्रयान 2 एक्चुअली क्या था। और इस चंद्रयान 2 से जब रॉकेट वहाँ पे गया तो उसकी मैकेनिज्म क्या थी। तो उसकी मैकेनिज्म जानने से पहले देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही होगी, इस फोटो में आप देखिए कि यहाँ पर ये रॉकेट है। एक्चुअली रॉकेट का क्या होता है, उसका सीन क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा कैरियर होता है, उसके नीचे ऐसे तीन स्टेजेस में वो डिवाइड होता है। और यहाँ पर से आप देख रहे होंगे आग निकल रही है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आग निकल रही है। तो ये आग यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो 3 जो चैम्बर हैं इसको कहते हैं फ्यूल चैम्बर। जिस रॉकेट से छोड़ा गया था इसको मैक 3 से, तो ये क्या था, MK3 से, तो ये क्या था कि यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल यूज़ होते थे, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। और ये पेलोड हुआ करता था। तो इसमें इसका क्या काम, ये जो 3 जो डिवीजन है रॉकेट का, इसका क्या काम होता था कि इस पेलोड को मून से 100 किलोमीटर दूर तक पहुँचा देना। ये काम इसका था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे होंगे, इस रॉकेट के अगल बगल में कुछ चीज़ें लगी हुई है। ये जो इसका नाम है बूस्टर। ये क्या करता है, क्योंकि अर्थ के पास अगर रॉकेट रहता है तो वो ग्रेविटी के वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचती है। तो जब ग्रेविटी उसको खींचती है तो उसको बूस्ट करने के लिए एक अलग से हम लोग बूस्टर लगा देते हैं जिसका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रॉकेट काम करता है। और जब वो पृथ्वी से चला गया, अब लेट सपोज कि उसने क्या किया, बेसिकली देखिए यहाँ पे ये पेलोड है, क्रायोजेनिक, लिक्विड, सॉलिड, और यहाँ से वो चीज़ें निकल रही है। तो दोस्तों जब ये निकलती है, इस चीज़ को प्रोपल्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोपल्शन हो रहा है, ये जो प्रोपल्शन जो यहाँ पे हो रहा है, ये कैसे होता है, ये इस तरीके से, जैसे आपको ये लग रहा होगा कि पूरा मतलब एग्जैक्टली जितना निकल सकता है उतना यहाँ पे निकल रहा है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब रॉकेट यहाँ पे ज़मीन में खड़ा रहता है तो यहाँ पर छोटी छोटी पतली पतली एक ऐसे ड्रेनेज टाइप की सिस्टम बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, जिसके थ्रू फायर यहाँ से निकलता है। और ये पतली पतली ड्रेनेज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जितनी पतली ये ड्रेनेज रहेगी उतना ज़्यादा रॉकेट को थ्रस्ट मिलेगा। तो रॉकेट का काम क्या रहेगा, ये जो इन तीनों डब्बों का काम क्या रहेगा कि इस पेलोड को, ये जो पेलोड है, ये थ्रस्ट के हिसाब से इस पेलोड को लेकर के जाएं, अर्थ से निकालें। इस अर्थ से अगर ये पेलोड निकल रहा है और इसके बाद मून के जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको छोड़ दें। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि एक्चुअली ये मून है, यहाँ पर ये जो रॉकेट था उसने पेलोड को यहाँ पे स्पिल ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ कि ऑर्बिटर मून के आसपास रोटेट करने लगा। लेकिन ऑर्बिटर के बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे चांद पे यहाँ पे क्या हुआ कि लैंडर यहाँ पे पहुँचा। और लैंडर ने क्या किया, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाया। जिसके वजह से क्या हुआ, जो रोवर था वो भी अपना इंफॉर्मेशन सही से नहीं दे पाया, और जिस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी रोवर से वो मीट नहीं हो पाई। तो इस वजह से क्या हुआ, चंद्रयान 2 को लोग फेलियर मानते हैं, बट एक्चुअली ये फेलियर है नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर
जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो आज भी सही सलामत घूम रहा है और डेटा हमें दे रहा है। तो ये दोस्तों कहानी थी चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 में 3 बेसिक चीज़ें हमने क्या देखी। सबसे पहला ये देखा हमने कि ऑर्बिटर क्या होता है, ऑर्बिटर का काम क्या होता है। दूसरा लैंडर क्या होता है, लैंडर का काम क्या होता है, रोवर का काम क्या होता है। तो लैंडर का ऑर्बिटर का काम क्या होता है कि अर्थ के अराउंड घूमना। लैंडर का काम क्या होता है कि लैंडर एक ऐसा बॉक्स टाइप मान के चलिए उसको, उसके अंदर रोवर रहता है और जब वो मून पे उतरता है, जब वो मून पे लैंड करता है, तो वो रोवर वहाँ से निकलता है और रोवर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस लैंडर को देता है, लैंडर ऑर्बिटर को देता है, ऑर्बिटर फिर अर्थ में वापस हमारे साइंटिस्ट के पास भेजता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी चंद्रयान 2 की। अब दोस्तों देखते हैं चंद्रयान 3 का बेसिक डिटेल क्या है, क्या उसके मेजर मॉड्यूल्स हैं, कैसे कैसे उसको इसरो ने आगे भेजा, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। हमने आपको ये बता रखा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, जिस तरीके से ये निकल रहा है, इसको ये प्रोपल्शन मैकेनिज्म है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्रायोजेनिक, लिक्विड और सॉलिड फ्यूल, ये तीनों यहाँ पे एग्जिस्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, ये जो प्रोपल्शन हो रहा है, ये अर्थ में जब है तो किसके वजह से हो रहा है, इस सॉलिड फ्यूल के वजह से हो रहा है। तो ये जो इस सॉलिड फ्यूल को, ये जो प्रोपल्शन मैकेनिज्म है, इसका मॉड्यूल सिर्फ आप सॉलिड फ्यूल को नहीं बोलोगे, इसका ये सबको, ये सारा इसका जो होगा वो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में जाकर के छोड़ देगा। तो जब वो 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में छोड़ देगा, तब क्या होगा कि मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हुआ, यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ, और लॉन्च होने के बाद यहाँ पे ऑर्बिटर यहाँ घूमने लगा, यहाँ घूमने लगा। अब क्या होगा, ये ऑर्बिटर जो है ये ऑलरेडी चंद्रयान 2 का था, तो इस ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ये कंटिन्यूएशन भी है इस चीज़ का। अब क्या होगा, जब ये 100 किलोमीटर यहाँ पे छोड़ देगा, तो इनसे सिंक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मून के सरफेस में लैंडर और रोवर दोनों पहुँचेंगे। लैंडर क्या होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिससे क्या होगा, रोवर निकल करके आएगा, और फिर रोवर क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। और सेम वही मैकेनिज्म होगा जो चंद्रयान 2 में था। अब इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के बाद क्या है, लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल क्या करता है, वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की बात करता है। जैसे पिछले बार क्या हुआ था, टेरेन रग्ड थी चंद्रयान 2 में, और लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया था, सिग्नल टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो सिग्नल खो चुका था। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर लैंडर मॉड्यूल है, मेन इसके फेलियर के वजह से ऐसा कहा जाता है कि चंद्रयान 2 फेल हो गया। तो इस बार क्या है, हर एक बातों का ध्यान रखा हुआ है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी और उसको डिप्लॉय करने की ये चीज़ें होंगी। उसके बाद रोवर क्या करेगा, रोवर क्या होगा, जब लैंडर यहाँ पे आ गया, इससे निकलेगा कौन, इससे निकलेगा रोवर। रोवर क्या करेगा, मून के सरफेस पे, बेसिकली लूनर सरफेस पे क्या करेगा, वो जा करके इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा। तो किस उस सरफेस में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, जो भी कुछ भी आपको टेरेन में कुछ भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि जिसकी एनालिसिस ज़रूरी है, तो उसकी वो वहीं पे वहाँ से ही इन्फो ले करके वो लैंडर को देगा, लैंडर ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर फिर अर्थ में। ऐसा इसको इन सीटू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो वहीं पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो रोवर एंड लैंडर है, वो चंद्रयान 3 दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे चंद्रयान 2 का कोई पक्का अपना ऑर्बिटर नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंने बता रखा है कि ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही यूज़ करेगा ये। उसके बाद क्या होगा कि ये ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से ही यूज़ होगा, और दूसरा क्या होगा कि ये 100 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। ये वही वाली बात है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 में क्या था, जैसे यहाँ पे प्रोपल्शन लैंडर और रोवर था, यहाँ पे एक ऑर्बिटर भी था। तो ये बेसिकली ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की बात यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पर क्या था कि सोलर एक्सरे मॉनिटर को यूज़ कर यहाँ पर किया गया था। उसके बाद क्या था, इसमें भी सेम डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही उसको वहाँ से क्या करना था, GTO ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उसको इजेक्ट कर देना था। दोस्तों अब GTO क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, देखिए होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाता है। अब श्रीहरिकोटा इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसके बाद पानी ही पानी है,
सी है, ओशियन है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये 2 दिन से रॉकेट जो है वो रखा रहता है, 2 दिन 48 आवर्स के आसपास का रखा रहता है। अब इसके अंदर फ्यूल होता है, तो उस फ्यूल को बाहर के टेम्परेचर से इंसुलेट करने के लिए ना इंसुलेटर लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से ये रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो वो इंसुलेटर एज अ डेब्रिस, एज अ कचड़ा वो नीचे गिरता है। तो ताकि वो लैंड पर ना गिरे, वो सी पर गिरे, इसलिए भी ऐसा होता है कि उसको इस वाले पर्टिकुलर एरिया से छोड़ा जाता है। अब दोस्तों यही है कि ईस्ट वाले एरिया से क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो अर्थ की जो रोटेशन है वो कहाँ से है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो जब आप ईस्ट वाले एरिया से छोड़ते हो इस तरफ से, तो वो उसी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट वाला जो अर्थ का रोटेशन है उसको कॉन्साइड कर देता है, ताकि एक मतलब काउंटर फोर्स अर्थ के रोटेशन के वजह से ना हो, इसलिए उसको वेस्ट टू ईस्ट छोड़ा जाता है। अब जीटीओ क्या होता है, जीटीओ दोस्तों देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अर्थ है, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है। अब मून क्या कर रही है, अर्थ का चक्कर लगा रही है। अब उस पर्टिकुलर केस में कई बार क्या होता है ना, अर्थ जो मून के काफ़ी क्लोज आ जाती है, ऐसा भी होता है कि काफ़ी क्लोज आ जाती है, और जब वो क्लोज आती है तो उसको पेरिजी कहते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि वो काफ़ी दूर आ जाएगी, जब वो दूर आ जाएगी ना तो उसको एपोजी बोलेंगे। तो जब वो पेरिजी में रहती है तो क्या होता है, क्योंकि हमें मून पे ही छोड़ना है और मून बहुत पास है, तब क्या होता है कि रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जब यहाँ पर अर्थ और मून बहुत पास है, इसी को जीटीओ कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग इसको। उसके बाद क्या था कि जो चंद्रयान 2 में जो लैंडर है वो विक्रम साराभाई के नाम पर, उसका नाम विक्रम रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था, जिसका मतलब विजडम होता है। और इसके जो लॉन्च व्हीकल है वो GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 है। अब क्या होता है कि जो विक्रम लैंडर है उसके साथ जो मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या हुआ था, कंट्रोल्ड लैंडिंग उसकी नहीं हुई थी, वो कंट्रोल लैंडिंग नहीं हुई थी और वो क्रैश हो गया था। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा व्हीकल के बारे में जान लेते हैं। मैंने व्हीकल के बारे में भी आपको बताया। एक्चुअली होता क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे पेलोड लगा हुआ है, ये बेसिकली पेलोड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्रायोजेनिक, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे प्रोपल्शन चालू हो गया। जब ये स्पेस में जाता है तो क्या होता है, पहले ये वाला जो डब्बा है ये खुल के बाहर होता है, उसके बाद ये वाला डब्बा खुल के बाहर होता है, उसके बाद इस वाले फ्यूल से वो चलता है और आखिर में ये भी ख़त्म हो जाता है। और इसी चीज़ को डेब्रिस के रूप में स्पेस में घूमता रहता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये जो बचता है ना, इसी को छोड़ा गया था चंद्रयान 2 में, इसी को 100 किलोमीटर दूर मून के छोड़ा गया था, और इसी से निकला था ऑर्बिटर और लैंडर, और उसी लैंडर से निकलना था रोवर, और वो लैंड नहीं कर पाया था। तो चंद्रयान मिशन 2 फेल हो गया था। तो ये जो है इसको प्रीवियसली GSLV MK3 कहते थे, और ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल लिक्विड, सॉलिड और क्रायोजेनिक है। अब ये बेसिकली इसको डिज़ाइन क्यों किया गया था, ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे लॉन्च किया जाए। इसका मास जो होता है वो 640 टन होता है, पेलोड जो होता है वो 8000 kg के आसपास होता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको GTO बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली GTO है क्या। अब ये क्या है कि चंद्रयान 2 में क्या हुआ, ये पूरी कहानी मैंने समझा रखी है अभी आपको, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गैदर, चंद्रयान 2 से ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो उसका ऑर्बिटर अभी भी दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इन्होंने वाटर प्रेजेंस के बारे में हमें बता रखा है। दूसरा, कई सारे माइनर एलिमेंट, क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम के प्रेजेंस होने की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से हमें मिली है। उसके बाद सोलर फ्लेयर्स की, एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, ये हमेशा ठंडा रहता है, तो ऐसी संभावना है कि सोलर फ्लेयर जो कि सन से निकलती है वो उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पर भी है। तो अब उसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अगर इसके बारे में इंडिया पता कर पाता है तो वो क्या होगा, जो बाकी बची हुई रीजन है जिसको अभी किसी कंट्री ने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है, उसके बारे में भी ये जान पाएगा। और दूसरा क्या होता है, इस रीजन में क्रेटर्स होते हैं, बोल्डर, ये कुछ नहीं है, ये गड्ढे हैं। तो उस गड्ढे की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी इंडिया क्या करेगा, या चंद्रयान मिशन 3 के माध्यम से उसको भी जानने की कोशिश करेगा। उसके बाद ऐसा क्या है दोस्तों जो कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, लेकिन ऐसा
फेल होने के बाद हमने क्या सीख लिया और ऐसा क्या सेफगार्ड किया कि चंद्रयान 3 में कि हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर क्या था कि जो लैंडर है उसका जो मतलब जो उस जब वो यहाँ पे लैंड करेगा तो बेसिकली क्या होता है, लैंड करने के लिए स्टैंड चाहिए, उसी स्टैंड को यहाँ पे लेग्स बोला जा रहा है, तो वो लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो वेलोसिटी है उतरने की वो भी काफ़ी डिसेंडिंग है। दूसरा क्या है, प्रोपेलेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर सोलर पैनल के साथ साथ कई सारी डिवाइसेस भी लगाई गई है, जिससे ये लगता है कि अगर मान लीजिए एक जगह पे ऐसी चांसेस है कि उस जगह पे वो लैंडर क्रैश होगा तो वो किसी ऑल्टरनेट जगह पे चला जाएगा अपने आप। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ उसको भेजा गया है। दूसरा क्या है कि आपने अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि नॉर्थ पोल पे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन साउथ पोल पे अभी तक किसी का सक्सेसफुल मिशन वहाँ पे हुआ ही नहीं है। जापान ने कोशिश किया था, नहीं हुआ। इजराइल ने कोशिश किया था, नहीं हुआ। इंडिया ने चंद्रयान 2 में कोशिश किया था, नहीं हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या आती है साउथ पोल में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जितने सारे जो बेसिकली जो लैंडिंग हुई है वो मून के इक्वेटर के आसपास की हुई है, लेकिन यहाँ पर और जो इक्वेटर का आसपास का जो रीजन है ना, उसका टेरेन हॉस्पिटेबल है, सरफेस स्मूथ है, इस तरीके क्रेटर वेटर ये सब गड्ढे वड्ढे वहाँ पे नहीं है। लेकिन जो साउथ पोल है ना, वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर और एरिया है -260 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है, कोई सनलाइट वहाँ पे रिसीव होती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये इतना डिफिकल्ट है और उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर एरिया को हमने साउथ पोल कहा है। साउथ पोल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब जब अर्थ के सामने भी ये घूमती है ना, जब जैसे मून अर्थ के साथ घूमता है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, तो यहाँ पर क्या होता है, यही वाला हिस्सा हमेशा अर्थ से देखा जाता है, और जो हिस्सा देखा जाता है ना उसको नॉर्थ पोल कहा है, और जो नहीं देखा जाता है उसको साउथ पोल कह दिया है। तो इसको सिंपल से समझिए। और यहाँ पर जब इस हिस्से को देखा ही नहीं जाता तो इसको एक्सप्लोर करके फ़ायदा क्या है, तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पर क्या होगा कि वाटर रिसोर्सेस मिले। ये नासा ने भी कंफर्म किया है और इसरो ने तो किया ही है। उसके बाद जैसे मून्स हिस्ट्री और जो सोलर सिस्टम की साइंटिफिक डिस्कवरी है, जैसे मान लीजिए फ्लेयर्स मिल रहे हैं वहाँ पे, जबकि वो एक शेडो एरिया फिर भी वहाँ पे फ्लेयर्स मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का रीज़न क्या है, कैसे वहाँ पे पहुँच रहा है, कोई सुपरनोवा है या कोई कुछ ऐसे फेनोमेना हो रही है, उस चीज़ को भी हमें जानने की वहाँ से मदद मिलेगी। दूसरा क्या है कि अर्थ की हिस्ट्री, आपने बिग स्प्लैट के बारे में सुना होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि मून जो है, एनसीईआरटी में आपने बिग स्प्लैट के बारे में सुना होगा, तो मून जो है एक टुकड़ा है कहाँ से, अर्थ, कहाँ का, अर्थ का। तो अगर हम इसको पूरी तरीके से जान लेंगे तो हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अर्थ को भी अच्छे से जान लें। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसरो और नासा ने ये सक्सेसफुली कंफर्म किया था कि यहाँ पर वाटर है, और ये चंद्रयान 1 में भी चंद्रयान 1 से ये चीज़ें पता चली थी। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया और जापान ने लुपेक्स नाम का एक इनिशिएटिव चलाया है, जिसमें क्या था कि मून के साउथ पोल में 2024 के अराउंड लैंडर और रोवर को भेजना होगा, लेकिन इंडिया ने तो ये चीज़ पहले ही कर दी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया का डंका पूरे दुनिया में बच जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और ये अंडर बजट है। ये 640 करोड़ के आसपास इस चीज़ को बनाया गया है। अब दोस्तों एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपैरिजन क्या है चंद्रयान 1, 2 और 3 का बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये लूनर सरफेस को स्टडी करेगा। इसको 2008 में ये करना था। 2019 में इसका क्या सीन था कि ये लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर को लूनर साउथ पोल पे उतारेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या है कि लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है उसको एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट क्या थे, ऑर्बिटर, मून इंपैक्ट प्रोब, यहाँ पर क्या था ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, यहाँ पर क्या है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अब यहाँ पर जो अभी इसकी फाइंडिंग है वो नहीं आई है, वो 1 मंथ के बाद हमें मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इसकी फाइंडिंग क्या थी कि पानी है वहाँ पे, लूनर केव्स है वहाँ पे, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स हैं। यहाँ पर क्या इसको मिला कि पानी अभी भी इससे मिला, और दूसरा क्या था, इस सारे चीज़ों को, लूनर केव्स को, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ को, फॉल्ट फ्रैक्चर्स को इसने क्या करा, कंफर्म करा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या था कि इसको 312 दिन लग गए थे ऑपरेशन में, और यहाँ पर तो हो ही नहीं पाया क्योंकि लैंडर क्रैश हो गया था, और ये अभी होना बाकी है। यहाँ पे PSLV-C11 से इसको छोड़ा गया, GSLV-M-3 से छोड़ा गया, और ये LVM-3 से इसको छोड़ा गया। इसकी लैंडिंग साइट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे लूनर साउथ पोल में इसको छोड़ा जाएगा, इसको भी लूनर साउथ पोल में छोड़ा जाएगा। ठीक है। इसका जो पैटर्न है वो
इंडिजिनसली डिज़ाइन, इंडिजिनसली डेवलप, खुद से सोचा हुआ था दोनों का, चंद्रयान 1, 2 का। इसको क्या किया गया है, जापान का जो अभी मिशन हुआ था लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, उससे मदद लेके, उससे इंस्पायर होकर के, या इंस्पायर तो नहीं कहेंगे, मतलब उससे आइडिया लेकर के इस चीज़ को देखा गया है। इसका बजट 540 करोड़ था, 978 करोड़ चंद्रयान 2 का, 615 करोड़ चंद्रयान 3 का। अब यहाँ पर दोस्तों चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में नहीं, यहाँ पे स्पेस सेक्टर एज अ होल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन होता है, कभी वॉर आ गई, कभी कुछ किसी भी तरीके का जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसी भी तरीके की हो गई, तो उस सीन में क्या होता है ना कि हमारे पास सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट इन एवरी फील्ड। जैसे आपको याद होगा कारगिल में कोऑर्डिनेट्स जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो इंडिया ने कोऑर्डिनेट्स मांगे थे यूएसए से, यूएसए ने मना कर दिया था। उसने बोला था कि उसके सिक्योरिटी हर्ट होगी। तो इस वजह से हमें स्पेस सेक्टर को, स्पेस डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि अगर अपॉर्चुनिटी बन गई तो इंडिया का नाम बड़े बड़े देशों में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये विक्रम साराभाई का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक डेवलपिंग नेशन में जो रेलेवेंस ऑफ स्पेस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन ये भी है कि अगर मीनिंगफुल रोल अगर हमें नेशनली प्ले करना है तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को रियल प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना होगा। अब रियल प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, इन्हीं सब सैटेलाइट और स्पेस मिशन से आपको पता है नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटीज़ को प्रेडिक्ट किया जाता है। उड़ीसा में कितनी जानें बच रही है पिछले 50 साल में। शायद जब सबसे पहला 1970 में सुनामी आई थी तो उसमें करीब 3 लाख लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अब जो एम्फन आया था 2020 में उसमें बस ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 978 है। तो इस तरीके से जो कम रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब वो सब, ये कहाँ से हो रही है, सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा ये है कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा गुड ट्रैक रिकॉर्ड है। जो हमने मंगलयान भेजा था वो 78 करोड़ में हो गया था, जबकि हॉलीवुड की एक मूवी इसी मार्स के एक्सप्लोरेशन में बनी है, उसकी शायद उसका बजट 110 या 120 करोड़ था। तो दोस्तों हम एक मूवी से भी कम दाम में इस चीज़ को एफिशिएंटली लॉन्च कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो इंडियन स्पेस सेक्टर को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, ये बात तो सही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट और लॉन्चिंग लूनर प्रोब्स फॉरेन सैटेलाइट को भी ये लॉन्च करती है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 423 बिलियन डॉलर की है, और जो इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में वो 2 से 3% का है, और दूसरा ये 6th लार्जेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह है कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इसने ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट किया है, और ऑब्वियसली इसने करेगा भी। आप देखिए पाकिस्तान में अलग तरीके का व्यू पॉइंट चल रहा है। पूरी दुनिया की नज़र है इसरो पे कि इसरो एक ऐसा करने वाला है जो दुनिया में अभी तक किसी अच्छे खासे देश ने नहीं किया, और इतने कम बजट में। अब यहाँ पर दोस्तों अदर कुछ और भी एक्सप्लोरेशन है, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान, चंद्रयान 2 मिशन, एस्ट्रोसैट मिशन, आदित्य L1 मिशन, ये सारे क्या है ना, ये सारे इसरो के मिशन है। अब यहाँ पर क्या होता है, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इसरो को और ज़्यादा बूस्ट मिले। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसरो का जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज है ना, उससे रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसरो का जो डेवलपमेंट है इसरो का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि ये एक्सप्लोरेटरी मिशन को, जो कि इंटरप्लैनेटरी होता है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर पाए। उसके बाद इसरो में यंग लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए नीति आयोग को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और इसने उठाया भी है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब, इस टाइप के स्पेस चैलेंज इनिशिएटिव को, अटल इनोवेशन मिशन जो 2021 में लॉन्च हुआ था, उस तरीके से ये यंग टैलेंट को स्पेस एक्टिविटीज़ और बेसिकली इसरो से ये जोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद FDI यहाँ पर 100% है, गवर्नमेंट रूट से इसको अलाउ किया गया है। अब जैसे इन स्पेस एक एजेंसी है जिसके थ्रू क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उसको इसरो से जोड़ा जाता है। इट इज़ अ लिंकेज बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, एक कंक्लूजन टाइप का है जो आपके मेंस आंसर राइटिंग GS 3 में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम आएगा। वो ये है कि इन रैपिडली ग्रोइंग स्पेस इकोसिस्टम के साथ इंडिया $13 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2025 तक। अब ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर को कैपिटलाइज करने के लिए प्राइवेट रोल, आपने अंतरिक्ष का नाम सुना होगा। अंतरिक्ष क्या है?
अंतरिक्ष क्या है, आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर रोल ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री एंड बडिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर इससे इंटीग्रेट करने की बात की है, जिससे क्या होगा कि जो करंट वैल्यू चेन है इसरो का वो रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।